हेलो मैं सारमेश, मैं नितेश निराला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस भारत के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल पे। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया, शानदार, जानदार और जबरदस्त होंगे। तो जल्दी से सभी लोग बेहतरीन तरीके से आ जाइए। आ क्या सकते हो, वीडियो है, जब भी देख रहे हो पूरी वीडियो देखना, एंड से आपको एंड तक देखना है, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक देखना है नालायकों, और तभी तो समझ में आएगा। एक ही बार में इस चैप्टर को मैं एंड कर देने वाला हूं। क्या आज ही शुरू करूंगा और आज ही खत्म कर दूंगा, मात्र 1 घंटा आपसे लूंगा बस। आप फिर आराम से देखना, आधा आधा घंटे देख लेना, फिर बाद में देख लेना, 20-20 मिनट देखकर फिर देख लेना बाद में, लेकिन पूरी वीडियो खत्म कर लेना। मैं एक बार में 1 शॉट दे देता हूं, आप आराम से 1-2 दिन में देख लेना, ठीक है? दौड़ाना नहीं, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। मस्त लगे वीडियो, अच्छी लगे, शानदार तरीके से लगे तो शानदार तरीके से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन टॉपिक, बेहतरीन चैप्टर, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। बहुत अच्छा चैप्टर है। बहुत से टीचर्स इसको हल्के में ले लेते हैं कि कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, स्टूडेंट्स भी हल्के में ले लेते हैं कि इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं है, बस ये ऐसे कुछ होता है। लेकिन इसमें ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि कोई नहीं बताता। पूरे यूट्यूब के इतिहास में आज तक उन छोटी छोटी चीजों को कोई टीचर नहीं बताया, लेकिन आपको बताएंगे आपके यूपी बोर्ड हाई स्कूल मैथ्स बाय नितेश निराला सर कि आखिर वो कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो अदर टीचर्स छोड़ देते हैं। तो बस बने रहना, आओ चलते हैं। तो भैया निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम लोग इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बारे में हम सीखेंगे बाबू। अब आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। आप लोग देख सकते हो कि भैया इस निर्देशांक ज्यामिति को 1 शॉट में फिनिश करेंगे। छोटा है चैप्टर, छोटा है, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करने के बावजूद ये 1 घंटे में आपको खत्म करूंगा, ठीक ना? अदर टीचर तो इसको 15 मिनट में निपटा के चल देते हैं, लेकिन नहीं। अब देखो, सबसे पहले हम सीखेंगे कि बिंदु क्या होता है। हालांकि बिंदु के बारे में आगे भी चर्चाएं करेंगे, इस पर बेहतरीन तरीके से हम चर्चा करेंगे। यूक्लिड का ज्यामिति का परिचय एक चैप्टर है, उस चैप्टर पर हम बात करेंगे, चैप्टर नंबर 5 पे। वहां पर बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में डीपली जानेंगे। फिलहाल यहां पर भी बिंदु के बारे में जानेंगे। आगे हम जानेंगे कि आखिर ये क्रमिक युग्म क्या होते हैं। क्रमित युग्म क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या होता है ये, इसके बारे में जानेंगे। कार्तीय तल, जिसे हम लोग इंग्लिश में कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो बाबू हमारी प्रश्नावली 3.1 है। 3.1 पर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी करेंगे, ठीक है ना? उसके बाद बिंदु के निर्देशांक, कोई भी बिंदु होता है उसके निर्देशांक क्या होता है, उस निर्देशांक के अंदर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को भी जानेंगे। और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज हम प्रश्नावली 3.2 के अंदर करने वाले हैं। ओके, बहुत शानदार। चतुर्थांश और चिन्ह परिपाटी। अब चतुर्थांश कितने होते हैं? 4 होते हैं। उन चारों चतुर्थांश में चिन्ह किसमें क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस टॉपिक के अंदर। और इसको हम इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो प्रश्नावली 3.3 करने वाले हैं। बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन सीखने को तो बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। बहुत गहराई से आपको खींच के ले चलूंगा, ठीक है ना? बहुत ही शानदार तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलें बढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से। बस वो कहते हैं ना कि पढ़ाई के प्रति ईमानदारी रखो, कोसों दूर दुनियादारी रखो, और हो जाओ बेवफा बाकी दुनिया से, बस अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी रखो। ईमानदार हो ना, तो बने रहना शुरू से लास्ट तक। चलिए अब यहां पर देखिए, बेहतरीन तरीके से हम अपना पहला पॉइंट को उठाते हैं, जिसका नाम है बिंदु। बिंदु को बाबू इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट। सर ये तो जानते हैं, क्या ही मजाक कर रहे हैं, अरे बाबू जान लो। एक बिंदु को किसी भी स्थान में एक स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे हम इस बिंदु ऐसे कहता प्रदर्शित किया जाता है। इसकी कोई लंबाई, ऊंचाई और आकृति या फिर माप नहीं होती है। यहां पर पॉइंट भी नोटेड डियर, इसकी कोई लंबाई नहीं होती, ना कोई ऊंचाई होती, आकृति या माप कुछ भी नहीं होता इसके। ये सिर्फ क्या होता है, किसी भी चीज की पोजीशन को बताता है। जैसा मान लो इस पूरे बोर्ड के अंदर यहां पर बोर्ड काम नहीं करता, यहां पर बोर्ड काम नहीं करता, तो आप जान गए कि सर ने कहा कि इस पोजीशन पर है जहां पर बोर्ड टच नहीं काम करता। समझ गए ना बात को? ये आपका क्या होता है, किसी भी चीज की पोजीशन को बताता है। मैं कह देता हूं कि कोई भी पॉइंट है, यहां से यहां तक गया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर है, एंडिंग पॉइंट यहां पर है, तो हम एक बिंदु लगाते हैं। वही हमारा बिंदु कुछ इस तरह से होता है। क्लियर है ना? तो बिंदु क्या होता है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द क्या करते हैं, दिस इज ओनली फॉर पोजीशन, एनी थिंग्स, एनी ऑब्जेक्ट।
ये सिर्फ किसी ना किसी चीज की सिर्फ क्या बताता है, पोजीशन को बताता है कि किसकी पोजीशन कहां पर है। समझ में आया? ओके। अब हम जानते हैं, और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी नहीं होती है ये, क्योंकि ना तो लंबाई ना चौड़ाई ना ऊंचाई कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ओके। अब जानते हैं कि क्रमिक युग्म क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑर्डर्ड पेयर जानते हैं। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। जानते रहो, यूपी बोर्ड के हो आप लोग, आगे बहुत काम करेगा आपको। ठीक है, ओके। अब यहां पर देख सकते हो आप लोग बेहतरीन तरीके से कि हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वो क्या होता है। आपके सामने जब ऐसे ब्रैकेट में कोई दो नंबर कामा लगाकर लिखे होते हैं, तो उसमें से जो पहला वाला होता है उसको हम लोग प्रथम अवयव बोलते हैं, जो बाद वाला होता है उसको द्वितीय अवयव बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? कॉमा के अंदर मतलब कि कोई भी ऐसे ब्रैकेट के अंदर, इसी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर दो नंबर लिखे हों, ए कामा बी कुछ भी हो सकते हैं, उसमें से जो पहला वाला होगा वो हमारा प्रथम अवयव कहलाता है, बाद वाला जो होता है वो द्वितीय अवयव कहलाता है। ठीक है ना, प्रथम अवयव और द्वितीय अवयव। इसके अंदर ये जो लिखे होते हैं इनको अवयव बोलते हैं। ये बोथ आर अवयव, ये दोनों हैं क्या हमारे, इन दोनों को हम अवयव बोलते हैं। अवयव क्या बोलते हैं? अवयव। ठीक है ना, एलिमेंट्स भी बोल सकते हो इंग्लिश में। ठीक है, और इस ब्रैकेट के अंदर ही बंद करेंगे, नहीं कि जो मन में आया बड़ा बना दिए, छोटा बना दिए, मोटा बना दिए, करली ब्रैकेट बना दिए ना, इसे ऐसे ही ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। ठीक है ना, जब ऐसे ब्रैकेट के अंदर दो नंबर लिखे हो ऐसे कामा लगा करके, तो उन दोनों को अवयव बोलते हैं। पहले वाले को प्रथम अवयव बोलते हैं, बाद वाले को द्वितीय अवयव बोलते हैं। समझ में आया? मजा आ गया तो लाइक करते रहना। आइए आगे बढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से। कार्तीय तल, जिसे हम लोग इंग्लिश हिंद मतलब कि चतुर्थांश के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में आप लोग छोटी क्लास में भी पढ़े हो कि आखिर हमारा ये कार्तीय तल होता क्या है ना, चतुर्थांश के बारे में पढ़े हो। इसको लोग इंग्लिश में कार्टिसन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्टिसन प्लेन बोलते हैं। इसमें आपको चतुर्थांश इसलिए बोला जाता है कि इसमें आप देख सकते हो कि दो रेखाएं एक दूसरे को कहां पर कट कर रही हैं, आप साफ साफ देख सकते हो। इसमें दो रेखाएं आपको दिख रही हैं, इस वाली रेखा को हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्स अक्ष बोलते हैं। और इस वाले को हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? वाई अक्ष बोलेंगे। बाबू एक चीज और भी याद रखना कि जो हमारा एक्स अक्ष होता है ये, इसी का दूसरा नाम होता है ऊर्ध्वाधर। इसी को हम लोग ऊर्ध्वाधर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। दूसरा नाम भी लिख देता हूं यहीं पे कामा लगा करके, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर सॉरी, क्षैतिज बोलते हैं इसको, क्षैतिज। दूसरा नाम इसके बात करें तो क्षैतिज अक्ष भी बोलते हैं। क्षैतिज, क्षैतिज अक्ष। ठीक है ना, क्षैतिज अक्ष भी बोलते हैं। या फिर एक नाम और भी होता है इसका, ये हमारा भुज को बताता है। जो ऐसे लाइन होती है इससे हमें भुज को पता चलते हैं, तो हम यहां पर लिख देते हैं भुज। ये हमारा भुज को भी बताता है। ठीक है ना, तो इस यक्ष अक्ष को हम यक्ष अक्ष भी बोलते हैं, क्षैतिज अक्ष भी बोलते हैं और भुज भी बोलते हैं। ठीक है, यक्ष वाले को हम भुज बोलते हैं। अब ये वाले की बात करते हैं, तो बाबू इस वाले को हम वाई अक्ष बोल सकते हैं, या फिर इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। और या फिर इसी को हम लोग कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि। ठीक है, इसी के इतने नाम हो जाते हैं। ठीक, समझ में आई मेरी बात? यक्ष अक्ष को क्षैतिज अक्ष भी बोलते हैं, भुज भी बोलते हैं। वाई अक्ष को वाई अक्ष भी बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा भी बोलते हैं और कोटि भी बोलते हैं। वाई अक्ष को क्या बोलेंगे? कोटि बोलते हैं। ओके, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को लाइन कट करती हैं उस पॉइंट को बाबू बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस पॉइंट को? उस पॉइंट को बाबू बोला जाता है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इसके लिए हम इस पेन का यूज कर लेते हैं, दिस इज योर मूल बिंदु। ये क्या होता है? मूल बिंदु। क्या बोलेंगे इसको? मूल बिंदु। और जो हमारा मूल बिंदु होता है उसको बाबू हम लोग ओ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ओ से। दिस इज नॉट जीरो, ये ओ होता है, लेकिन लाइन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसको जीरो भी बोलते हैं। ठीक है ना, ओके। अब आपको ये पता होना चाहिए इस लाइन के अंदर एक चीज और, कि जब हम लाइन में देखते हैं तो इसमें जो ऐसे लाइन होती है तो जीरो के इधर धनात्मक होते हैं, जीरो के इधर ऋणात्मक। तो हम जब जीरो के इधर जाते हैं तो इधर हमें धनात्मक नंबर्स मिलते हैं। कैसे नंबर मिलेंगे बाबू? इधर धनात्मक, इधर हमें मिलेंगे धनात्मक। ठीक है ना, और जब हम जीरो के इधर आते हैं बाबू, जब हम जीरो के इधर आएंगे, किधर? इस तरफ, तो जब हम जीरो के इस साइड में आते हैं तो इधर हमें क्या मिलते हैं? तो जीरो के इधर आने पर हमको मिलता है ऋणात्मक। क्या मिलता है बाबू? ऋणात्मक नंबर। पता है ना? नहीं पता तो जान लो आज से। ओके, अब हम जीरो के ऊपर जाएंगे, तो जब जीरो के ऊपर जाते हैं तो ये तो आप सबको पता ही है कि ऊपर हमें मिल रहे हैं फिर से धनात्मक,
तो ये ऊपर हमें मिलेंगे धनात्मक। क्या मिलेंगे? धनात्मक। एक काम करता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं, ऐसे धनात्मक। क्या मिलेंगे बाबू? धनात्मक। ओके, क्लियर हो गया सभी को? ये हो जाएंगे धनात्मक। और उसी तरह से जब हम जीरो के नीचे आते हैं तो इस कंडीशन में भी हमको क्या मिलेंगे? इस कंडीशन में हमें क्या मिलने वाला है? इस कंडीशन में हमको मिलेगा ऋणात्मक। इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक, ठीक है ना? ऋणात्मक ऐसे लिख देता हूं यहाँ पे, ऋणात्मक। कलर यहाँ पे मुझे चेंज करना है ना, ये वाला कलर लेंगे, ऋणात्मक। ठीक है, ये ऋणात्मक। ये भी हमारा धनात्मक होगा। ऊपर हम बढ़ेंगे तो ये धनात्मक मिलता है, इसको भी लिख देते हैं धनात्मक। घबराना मत, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? क्लियर है ना? जीरो के इधर जाएंगे तो धनात्मक, जीरो के इधर ऋणात्मक, जीरो के ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक, ठीक है? और ये सभी जो होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनको चतुर्थांश बोलते हैं। तो जो पहला वाला होता है उसको हम प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पहले वाले को बाबू हम बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। पहले वाले को हम बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। ये हमारा हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश। ये हो जाएगा हमारा द्वितीय, लिख देते हैं पूरा पूरा तो ज्यादा सही रहेगा। यह हमारा हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश, ये हो जाएगा हमारा द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है ना? और ये हो जाएगा हमारा तृतीय चतुर्थांश, और ये हो जाएगा हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। ये हमारा हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है ना? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है? सबको ये बात समझ में आ गई कि आखिर हमारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय चतुर्थांश क्या होते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश क्या होता है, ठीक है ना? हर किसी को समझ में आ गया होगा चतुर्थांश क्या होता है। चतुर्थांश में हम इधर भरते हैं तो x अक्ष होता है, ऊपर जाते हैं तो y अक्ष होता है, इधर आते हैं तो हमारा अच्छा, इसी को x अक्ष बोलते हैं। इधर अगर देखते हैं तो इधर इसको x डैश अक्ष बोलते हैं, ठीक है ना? अगर आपको जानना है तो जान सकते हो, इसको इधर हम लोग x डैश अक्ष बोलते हैं, x डैश अक्ष। यहाँ पे डैश लगा सकते हो। इस तरह से y अक्ष ऊपर होता है तो नीचे वाले को हम लोग y डैश अक्ष बोल सकते हैं, ठीक है ना? नीचे वाला हमारा हो जाएगा y डैश अक्ष, ठीक है? क्लियर है ना? क्या ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? बिल्कुल आ रही होंगी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारी चीजें इसमें है जो बताना है अभी और, ठीक है ना, जो कि मैं आगे बताऊंगा। अब देखिए, निर्देशांक ज्यामिति जो होती है वो कहां से इसका निर्देशांक ज्यामिति आई कैसे? तो कहता इस ज्यामिति में बिंदु की स्थिति विशिष्ट संख्याओं, जिन्हें निर्देशांक कहते हैं, द्वारा निरूपित की जाती है। उससे बनी विभिन्न आकृतियां, रेखा, वक्रों आदि को बीजीय समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। यानी इसके अंदर जो भी निर्देशांक लिखेंगे उसके अंदर जो बिंदु होते हैं वो बीजगणितीय होते हैं। इस प्रकार ज्यामिति की यह शाखा रेखा गणित तथा बीज गणित के सम्मिश्र विकसित हुई है। यानी कि रेखा गणित और बीज गणित को मिला करके ही हमारी निर्देशांक ज्यामिति का निर्माण हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि निर्देशांकों के प्रयोग के कारण ही गणित की शाखा को हम क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या किया? निर्देशांक ज्यामिति क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें हमने क्या किया? निर्देशांक के प्रयोगों के कारण गणित की शाखा, इसमें हमने निर्देशांक को यूज कर दिया। रेखा और बीजगणित अलग अलग होता है, लेकिन जब हम रेखा और बीजगणित को यूज किए तो उसमें हमने निर्देशांक की चीजों को भी यूज कर दिया, इसलिए उसका एक नया नाम हो गया निर्देशांक ज्यामिति। नाउ डू यू अंडरस्टैंड? जो बेटर अंडरस्टैंड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिमेट्री, ठीक है ना? आगे कहता है इस प्रकार निर्देशांक ज्यामिति के गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा बन गई है, और इसके अध्ययन को भैया फ्रांसीसी दार्शनिक गणितज्ञ रेने देकार्ते जी ने विकसित किया था। रेने देकार्ते जी ने इन्होंने क्या किया है? इस चीज के बारे में बताया। उन्होंने एक नई खोज कर दी, रेखा गणित और बीज गणित को मिला करके निर्देशांक ज्यामिति का निर्माण कर दिया। इसलिए उनको एक नया नाम दे दिया कि भैया इसका विकास किसी और ने, देखा, रेखा गणित किसी और ने किया, बीज गणित का किसी और ने किया, लेकिन इन दोनों के मिक्स करके एक नई चीज को निकाल दिया। वो किसने किया? तो फ्रांसीसी दार्शनिक थे, गणितज्ञ रेने देकार्ते जी, ठीक है ना? अब ये रेने देकार्ते जी का फोटो देखना चाहोगे तो आइए दिखाते हैं उन महान गणितज्ञ का जिन्होंने इस निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हमको बताया। तो आप देख सकते हो आपके सामने आ चुके हैं गणितज्ञ रेने देकार्ते जी। तो इनको नमस्कार, प्रणाम, सब जो आदाब जो भी करना है कर सकते हैं। इन्हीं के द्वारा हमें निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने को मिलती है। निर्देशांक ज्यामिति से हम बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं, और आगे भी साइंटिस्ट लोग जो होते हैं वो लोग भी, साइंटिस्ट बोल रहा हूँ, साइंटिस्ट को भी यूज करना पड़ता है, हाँ,
साइंस और मैथ्स से मिलकर ही बहुत सारे प्रयोग होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस से ही प्रयोग हो गए, उसमें मैथ्स नहीं ले गए, मैथ है उसमें साइंस नहीं आएगी। तो ये दोनों क्या है, एक प्रकार से पहलू हैं दो, जैसा दिन रात होता है सही गलत, वैसे ही साइंस मैथ होती है। ओके क्लियर, ओके डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लिया फोटो आप लोगों ने। अब देखिए इनके बारे में यहाँ कुछ चीजें लिखी गई हैं, जो कि कहा जाता है कि कुछ लोग प्रातः काल में बिस्तर पर लेटे रहना पसंद करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अभी भी इस वीडियो को लेटे लेटे देख रहे होंगे, नालायकों उठ के बैठ जाना। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि यह आदत 17वीं शताब्दी के महान फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्दी जी को भी थी। वो भी मतलब बहुत ज्यादा सोते थे, इनको भी आदत थी कि वो सोते रहते थे, परंतु वो आलसी व्यक्ति नहीं थे। वो कुछ लोग होते हैं लेटे रहते हैं ना, कुछ मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन वो लेटे लेटे क्या होता था, वह समझते थे कि बिस्तर पर पड़े पड़े ही अधिक चिंतन किया जा सकता है। उनको लगता है तो जो जब लेटा रहता है उसका मतलब वो आलसी है ना, वो आलसी नहीं थे। वो क्या है, लेटे लेटे बहुत सारी चीजों को दिमाग में लाते रहते थे, सबसे ज्यादा चिंतन करते थे, क्योंकि उनका यही कहना था कि जब हम लेटे लेटे कोई चीज का चिंतन करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से चिंतन होता है। जबकि एक दिन वह बिस्तर पर लेटे लेटे आराम कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, एक तल पर एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण कर दिया। कोई तल है, उस तल पर उन्होंने एक बिंदु को निर्धारित कर दिया और उस समस्या के हल को निकालने के लिए निकल पड़े। जैसा कि आप देखेंगे कि उनकी विधि अक्षांश और देशांतर की पुरानी विचारधारा के ही विकसित की गई है। अब आप लोगों को अक्षांश के बारे में आपके दीपक सर पढ़ाए होंगे, नहीं पढ़ाए हैं तो पढ़ लेना जा करके, सर से पूछ करके, उसी से ये मिलती जुलती चीजों को निकाले हैं। क्योंकि हम कोई भी चीज निकालना चाहेंगे, कोई भी चीज का इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसके लिए हमें कुछ चीजों की जानकारी पहले से होनी चाहिए, है ना। अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ना जानते होते तो आप 10 प्लस मान लो कि 900 प्लस 2 का होल स्क्वायर आसानी से चुटकियों में कैसे निकाल पाते हैं, है ना। मान लो कोई नंबर 1002 लिखा है, चुटकियों में कैसे निकालते हैं। तो ये फार्मूले बने हैं चीजों को इजी करने के लिए। तो एक तल पर इस बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने वाले प्रयुक्त इस पद्धति को ही कार्तीय पद्धति कहा जाता है, कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है, कार्टेशियन सिस्टम कहा जाता है। क्लियर है ना। तो इनके बारे में जानते रहो। आलसी व्यक्ति नहीं होता है कि हर कोई जो लेटा है वो आलसी होगा, लेकिन तुम जैसे नालायक आलसी ही कहलाते हैं, जो लेटे लेटे सिर्फ सपने देखते हैं, हो गया, उसको करते नहीं है। अब देखिए हम जानते हैं कार्तीय निर्देशांक के बारे में। अभी तक हम लोगों ने क्या जाना, निर्देशांक अक्ष जान लिया। ये जब दो अक्ष एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 अंश पर कट करते हैं। जैसे ये वाले को हम एक्स अक्ष बोलते हैं ना, अभी हम पीछे सीख करके आए ना बाबू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस अक्ष को हम लोग यक्ष अक्ष बोलते हैं, इसको बोलते हैं यक्ष अक्ष। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, इसको बोलते हैं हम लोग वाई अक्ष, इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। अब ये एक दूसरे को जहां पर 90 अंश कट करते हैं उसी को बोला जाता है मूल बिंदु। पीछे हम लोग इसको पढ़ चुके, मूल बिंदु, ठीक है ना। और मूल बिंदु क्लियर है ना, जहां पर एक दूसरे को कट करते हैं उसको मूल बिंदु बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब इधर वाले जो नंबर होते हैं वो सभी प्लस में होते हैं, ये नंबर प्लस में जाते हैं, इधर वाले नंबर हमारे माइनस में आते हैं, है ना। ऊपर जाते हैं तो हमारे नंबर प्लस में आते हैं, नीचे आते हैं तो हमारे नंबर माइनस में आते हैं। ये आपको सब कुछ पता चल चुका है, आता है ना, क्लियर है। लिखना पड़ेगा क्या, जैसे एक दो लिख देता हूँ नंबर, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इधर ये हमारा -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ऊपर जाओगे तो फिर से 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, नीचे आओगे तो -1, -2 और -3, ये सारे नंबर्स होते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष में क्या होता है, निर्देशांक अक्ष किसको बोलते हैं, तो जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, निर्देशांक अक्ष कहलाते हैं। अब निर्देशांक अक्ष जब एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं तो हमारे क्या बनता है, चतुर्थांश का निर्माण होता है। क्लियर हो गया, ओके। तो कहता है किसी समतल पर दो परस्पर लंबवत रेखाएं एक्स ओ वाई एक्स डैश वाई ओ वाई डैश जो निम्न बिंदुओं ओ पर पी एक्स कामा वाई पर प्रतिच्छेद करती हैं उसे हम क्या कहलाते हैं, ये चीज। अब यहां पर समझो निर्देशांक अक्ष क्या हो गया, उसने ये बोला, इसको उसने एक्स डैश अक्ष बोल दिया, इसको एक्स डैश अक्ष, एक्स डैश अक्ष, ठीक है ना। इसको हम लोग बोल देते हैं वाई डैश अक्ष, ठीक है ना। अब देख सकते हो एक अक्ष हमारा ही बन गया ना, एक्स डैश, इसको हम लोग मूल बिंदु को ओ बोलते हैं ना, तो एक्स डैश ओ एक्स अक्ष और वाई ओ वाई डैश अक्ष, तो ये हमारे एक दूसरे को जब लंबवत काटते हैं तो निर्देशांक अक्ष का निर्माण होता है। क्लियर हो गया, चलो बहुत ही शानदार। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, अब लोग यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, आपके सामने ये फिगर बना हुआ है, इस फिगर के थ्रू भी आपको कुछ चीजें देखने को मिलेगी। हमारा ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है ना। अब कोई भी बिंदु को बताना होगा तो कैसे बताएंगे, इसमें मान लीजिए हमें इस बिंदु को बताना है, मान लो ये हमारा क्या है, ये बिंदु ओ हो गया, ठीक है ना। अब इधर जाएंगे, दिख रहा है ये कलर नहीं दिख रहा होगा, इस कलर को रहने देते हैं, हम पीला ही उठा लें, मान लो पीला उठा लेते हैं,
मान लो हमें जो है कि इस बिंदु को बताना है, हमें जो है बाबू इस बिंदु को बताना है कि ये बिंदु क्या कहलाएगा, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? तो आप कहोगे कि सर एक काम करिए, आप एक काम कर लीजिए सर, क्या काम कर लीजिए कि आप सर यहां से इधर इतना दूरी पर चले जाइए। आप कहोगे कि सर यहाँ पर 0 होता है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इधर देखेंगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 है, ये 3 हो गया और ये 4 होता है। आप क्या करिए, यहां से ये लंबवत चले जाइए इधर को, यहाँ पर, और इधर से भी चले जाइए ये लंबवत, ऐसे ऐसे ऐसे, जहां पर एक दूसरे को कट करते हैं वही हमारा ये पॉइंट है ना। अब आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि हम इधर से 3 चले गए, तो पहले तो 3 चले और इधर हम कितने चले, 3 इधर भी चले, तो 3,3 जो हो जाएगा वो इसके निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ना सभी को? क्लियर है, जल्दी बताओ। अब यहाँ पर देखो ये -2,4 का मतलब क्या हो गया? अगर हम -2,4 की बात करते हैं तो ये पॉइंट कहां पर आएगा? तो आप देख सकते हो x में -2 जाना है, तो x में -2 कहां पे आएगा? ये आपका 1 होता है माइनस का, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, और y में कहता है 4 जाओ, तो ये x में हमें आना है -2, y में जाना है 4, तो इन दोनों को जब हम ऐसे बढ़ाते हैं तो ये पॉइंट हमारा कहां पे आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। दिस इज योर -2,4। ठीक है ना? ऐसा लिखना सिखा चुके हैं ना पीछे। अब जब ऐसे कोई नंबर लिखा होता है तो इसको बोलते क्या है, पढ़ते क्या है, उसको जानने के लिए हम लोग आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, वहां पर आपको जानने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर हमारे पास पेजेस नहीं है, इसलिए हम इस चीज को आपको बताना चाहेंगे, यहां पर इसमें बता देते हैं। इसी में आपको मैं बता देता हूं कि आखिर एक्स अक्ष और वाई अक्ष में अब चीजों क्या होगा। अब समझो, जब हमारा कोई प्रथम चतुर्थांश में होगा कोई भी पॉइंट, तो उस कंडीशन में पहले एक्स अक्ष लिखते हैं, तो एक्स अक्ष अगर प्लस में है और फिर वाई वाला माइनस में है, मैं पूरा लिखता हूं, अगर एक्स वाला हमारा प्लस के साथ है, मैं ये वाला एक्स बनाता हूं, और वाई वाला भी हमारा प्लस के साथ है, तो उस कंडीशन में वो हमारा प्रथम चतुर्थांश में कहलाएगा। अगर हमारा एक्स वाला, ये एक्स है ना, ये वाला माइनस के साथ है, क्योंकि इधर माइनस होता है ना, ऋणात्मक, और वाई वाला हमारा प्लस के साथ दिख जाएगा पॉइंट, तो हमारा द्वितीय चतुर्थांश में कहलाएगा। अगर कोई पॉइंट तृतीय में होगा तो आप देख सकते हो, पहले एक्स अक्ष लिखते हैं, इतना हमें ऐसे याद रखना, तो एक्स अक्ष हमारा माइनस के साथ दिख जाए और वाई वाला भी माइनस के साथ दिख जाए, तो वो तृतीय चतुर्थांश में होगा। अगर हमारा एक्स वाला धन के साथ दिख जाए और वाई वाला माइनस के साथ दिख जाए, तो समझ जाना बाबू वो हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में कहलाएगा। इज इट क्लियर? ओके, बस यही छोटी छोटी चीजों को आपको याद रखना है। जब ये नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। अब सर बताएंगे कैसे? तो उसको जानने के लिए आपको एक छोटी सी बात और भी जानना पड़ेगा, जो कि मैं आप लोग को इस ब्रैकेट के अंदर बताना चाहूंगा। आइए इस छोटी सी बात को हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर जानते हैं कि आखिर वो कौन सी छोटी सी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उस छोटी सी बात को आप लोग यहां पर देखिए, ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक ना? इस ब्रैकेट के अंदर आपको ध्यान से देखना कि आखिर वो कौन सी छोटी सी चीज है। अगर हम कोई भी पॉइंट ऐसे लिखते हैं कि मान लो हमारे पास ये पहला एक्स है और फिर कामा लगाकर हमने वाई लिख दिया, इस कंडीशन में याद रखना, जो पहला वाला होता है वो एक्स अक्ष से बिलोंग करेगा। ये हमारा कहां से बिलोंग करेगा? एक्स अक्ष से, और इसको हम लोग भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। हालांकि बता चुका हूं, और ये हमारा कोटि से बिलोंग करेगा, इस बात को भी आप लोग नोट करना, ठीक है ना? ये हमेशा भुज से और ये कोटि से बिलोंग करेगा। समझ में आई मेरी बात? एक्स अक्ष वाला हमेशा भुज, वाई वाला हमेशा कोटि को बताएगा। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेना चाहूँ आप लोग को समझाने के लिए, तो मैं क्वेश्चन ये ले सकता हूं कि मान लो यहां पर मैं लिख दिया -5,4, तो इस कंडीशन में आप ये कह सकते हो कि सर इसमें हमारा जो भुज है वो कितना है? भुज अगर आप देखोगे कितना है? -5, है ना? और अगर मैं कोटि की बात करता हूं इसी में, तो आप कोटि भी बड़े आसानी से बता लोगे, सर ये क्या मजाक कर रहे हैं, कोटि हमारा ये +4 हो जाएगा। +4 लिखो चाहे ना लिखो, सिर्फ 4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ गए ना इस बात को? अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी तो आप बड़े आसानी से चीजों को कर लोगे। अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा चीजों को और, कि अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो क्या आप बता पाओगे कि किस चतुर्थांश में है? तो उसको भी जान लेते हैं। ध्यान से देखना बाबू, ध्यान से देखना, तभी मजा आने वाला है, वरना फिर मजा अधूरा रह जाएगा। मान लीजिए हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, और फिर ये तीसरा क्वेश्चन, और ये चौथा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। ठीक है, ओके। 4 क्वेश्चन में आप लोग को मैं कुछ समझाना चाहता हूं। मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट दिया है -5,4, और मैं पूछूं ये किस चतुर्थांश में, तो बता पाओगे? मैं पूछ लेता हूं कि -3,3 है तो किस चतुर्थांश में होगा? मैं कह देता हूं 8,0 है तो किस चतुर्थांश में होगा? मैं कह देता हूं कि -3,0 है तो किस चतुर्थांश में होगा? तो बाबू ध्यान से देखना, तभी आप कर पाओगे।
पहला तो आप देखो बताइए, आसान है, जब भी दोनों निर्देशांक आपके पास जीरो के अलावा कुछ भी दिया हो तो आप इससे देखकर बता दोगे। आप देख सकते हो पहला माइनस में है, दूसरा प्लस में है, तो पहला माइनस दूसरा प्लस तो किस चतुर्थांश में होता है? द्वितीय। तो ये हमारा सीधा सीधा द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा, ठीक है ना। किस चतुर्थांश में हो जाएगा बाबू? ये हमारा हो जाएगा सीधा सीधा द्वितीय चतुर्थांश में। इसका आंसर द्वितीय चतुर्थांश। अगर हम इसकी बात करें तो पहले माइनस फिर प्लस, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे क्वेश्चन हो जाएंगे ना, फिर तो हम इसको कर लेते हैं 3 - 4 कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में बताओ किस में होगा? तो आप लोग देख सकते हो पहले प्लस है फिर माइनस है, तो प्लस फिर माइनस तो चतुर्थ में होता है, तो ये हमारा चतुर्थांश का क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपल है ना। अब बात आती है कि जब दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए, जब दोनों में निर्देशांक में से कोई एक पक्ष जीरो हो जाए तो वो हमेशा किसी भी चतुर्थांश में नहीं जाएगा, वो अक्ष पर रह जाता है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो 0, 8 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ एक्स आपका दिया है, वाई आपका जीरो है। एक्स अक्ष दिया है, वाई जीरो है, तो जो जीरो होता है उसको नहीं लेंगे। एक्स अक्ष आपको दिया है तो इसको लिख देंगे कि हमारा ये एक्स अक्ष पर रह जाएगा, एक्स अक्ष पर। अगर और थोड़ा सा बढ़ना चाहते हो तो एक्स अक्ष की कौन सी दिशा? तो एक्स के आगे देख सकते हो प्लस लगा है, तो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा हो जाएगा। क्लियर है ना सभी को? चलो यहां पर देखोगे तो ये नंबर आप देख सकते हो, इस कंडीशन में आपको क्या दिया है? इस कंडीशन में कौन सा दिया है? इसको भी थोड़ा चेंज करते हैं। इसकी जगह पे हम लिख देते हैं 0, -3, ठीक है ना, 0, -3। अब आप बताइए क्या हो जाएगा? तो आप बड़े आसानी से देखोगे सर इसमें भी तो एक जीरो है, तो इसका मतलब ये भी किसी चतुर्थांश में नहीं जाएगा। चतुर्थांश में तभी जाएगा जब दोनों में से कोई एक जीरो दिया रहा करेगा, ठीक है। मतलब चतुर्थांश तब जाएगा जब दोनों नंबर्स दिए होंगे, जीरो नहीं होगा। जब जीरो कोई हो एक हो जाएगा तो वो फिर कहां जाएगा? तो वो फिर किसी अक्ष में जाया करेगा। अब यहां पर आप देखो 0, -3 का मतलब क्या हो गया? इस कंडीशन में एक्स वाला जीरो है, वाई वाला दिया है, इसलिए वाई अक्ष पर रह जाएगा ये पॉइंट, तो लिखेंगे वाई अक्ष। लेकिन और थोड़ा सा अंदर बढ़ोगे तो वाई अक्ष की कौन सी दिशा? तो देख सकते हो ऋण में है, तो ऋणात्मक दिशा हो जाएगा, वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा। क्लियर है ना? समझ में आया ना बात को? अगर आप इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे कि एक्स मतलब जीरो यहीं रह जाएगा और वाई में ये -3 नीचे चला आएगा, तो ये पॉइंट कहीं इस लाइन में रह जाएगा, वाई की लाइन पर रह जाएगा, वो भी नीचे वाली लाइन पर। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। क्लियर हो गया ना सब कुछ? बहुत बेसिक, बहुत अच्छे चीजों को क्लियर करा रहा हूं। अब कहोगे सर अगर दोनों जीरो हो जाए तो भैया ये क्या है? जब दोनों जीरो होता है तो उसको मूल बिंदु बोलते हैं, और मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। ठीक है, मजा आया ना? समझ में आ रहा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। ओके, यूपी बोर्ड हाई स्कूल में नंबर 1 बनना है तो आपको नंबर 1 टीचर से पढ़ना भी पड़ेगा। ओके ओके, चलिए आइए अब बढ़ते हैं आगे। अब आपको ये सारी चीजें पता चल चुकी, एक्स अक्ष वाई अक्ष भी पता चल चुका, सब कुछ आपको पता चल चुका। अच्छा, अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो वो भी देख लो। जैसा मान लो इसमें आपको रिप्रेजेंट करके देखना है कि सर 3, 0 कहां पे आएगा, तो मैं पूछूं अगर कहां पे आएगा तो आप कहोगे सर इसमें वाई वाला जीरो एक्स दिया तो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा पर आएगा, और रिप्रेजेंट करके भी देख लेते हैं इसको हम इसमें रिप्रेजेंट करके भी दिखा देते हैं कि कैसे ये एक्स अक्ष पर आएगा। तो भैया एक्स अक्ष पर पहले 3 लेंगे, तो एक्स अक्ष पर 3 ले लिए, और वाई में कुछ दिया है, वाई वाला जीरो मतलब कहीं नहीं जाएगा, तो वो पॉइंट कहां रह जाएगा? यहीं पर रह जाएगा बाबा। यही आपका क्या हो जाएगा? फिर 3, 0 हो जाएगा। और देख सकते हो ना ये पॉइंट एक्स अक्ष पर नहीं रह गया, किसी में नहीं गया ना, किसी चतुर्थांश में नहीं गया, तो ये हमारे एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, इधर धनात्मक होता है ना, धनात्मक दिशा। सिंपल है। चलो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं। कहता है एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन व्यक्ति पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में आया नहीं है, बट जान लीजिए आपके बुक में क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति कैसे बताएंगे। अब मान लीजिए यहां पर ये टेबल लैंप रखी हुई है, आप देख पा रहे हो ना, दिस इज योर टेबल लैंप। अगर आप इस टेबल लैंप की स्थिति बताना चाहोगे तो आप इस कंडीशन में देखोगे तो ये आपका क्या है, ये आपका एक्स अक्ष को बताएगा और ये आपका वाई अक्ष को बताएगा। ये आपका वाई अक्ष जाएगा ना, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर इसकी स्थिति बताओगे तो यहां से यहां तक गया ये दूरी, तो ये दूरी कितनी है 20, तो ये भी 20 हो जाएगी। और ये दूरी यहां तक गया तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 35 है, तो ये भी आपका 35 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप स्थिति बताना चाहते हो तो यहां पर लैंप की स्थिति क्या हो जाएगी, जब आप इसको उत्तर लिखोगे, उत्तर तो क्या लिखोगे, लैंप की स्थिति, जल्दी बताओ। तो आप इसमें कह सकते हो कि सर लैंप की स्थिति, लैंप की स्थिति, जल्दी बताओ लैंप की स्थिति क्या हो जाएगी। पहले एक्स अक्ष लिखते हैं फिर वाई अक्ष लिखते हैं, तो यहां पर लैंप है तो पहले एक्स अक्ष कितना गया होगा, जल्दी बताओ। पहले एक्स अक्ष लिखते हैं तो एक्स कितना गया, 20 गया है, यहां पर 20 लिखेंगे और फिर कामा लगा देंगे,
y अच्छा लिखते हैं तो y कितना है 35, तो यही उत्तर हो जाएगा। दिस इज योर उत्तर। क्लियर है ना, सिंपल है ना, समझ में आया ना। वैसे लैंप का कुछ फिक्स नहीं है, लैंप पलट भी, मान लो कि इसको तुमने घुमा दिया, अगर आपने टेबल को घुमा दिया तो क्या होगा, इसलिए इसका उत्तर या तो ये पलट जाएंगे, तो आप इसको 35, 20 भी कह सकते हो, तो ये भी आपका उत्तर हो सकता है। तो आप अपने बुक के हिसाब से देख लेना कौन सा उत्तर सही है, दोनों हो सकते हैं, या तो ये या तो ये। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो, एक सड़क योजना बनाई जा रही है। नगर के दो मुख्य सड़कें हैं जो एक नगर को केंद्र पर मिलती हैं। ये दोनों सड़कें उत्तर से दक्षिण की दिशा और पूर्व से पश्चिम की दिशा में हैं। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ऐसे कुछ लाइन बन रही है। कहता है समांतर रेखाएं हैं, 200 मीटर की दूरी पर हैं। कितनी भैया, कितनी, कहता है इन मुख्य सड़कों के समांतर 200 मीटर की दूरी पर सड़कें हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें खींची गई हैं। प्रत्येक दिशा में भैया 5 सड़क खींची गई है। ओके, और 1 सेंटीमीटर को उसने 200 मीटर के बराबर माना है। 1 सेंटीमीटर बाबू जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो 1 सेंटीमीटर हमारा 200 मीटर के बराबर होगा, उसने साफ साफ बोल दिया है। ओके, ठीक है। अपने मॉडल को एक दूसरे से काटती हुई अनेक क्रॉस सीट को चौराहे बनाते हैं। एक विशेष क्रॉस सीट को 2 सड़कों में से बनी हुई है। कोई भी क्रॉस सीट है, 2 सड़क जब कटती हैं तभी बनता है, और जाहिर सी बात है, मान लो एक चौराहा ये है, एक चौराहा ये है, तो एक दूसरे को जब कट करेंगे तभी तो चौराहा बनेगा। क्रॉस सीट मतलब चौराहा होता है, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है क्रॉस सीट मतलब चौराहा। आप नहीं जानते तो जानते रहो इस चीज को भी। चलो, अब इस चीज को कहता है, इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन भी दिए हैं। ये हमने क्या कर लिया, इस पेपर को बना लिया। इसमें हमने क्या किया, ये मुख्य सड़क हो गई, ये अब इसमें मुख्य सड़क कौन सी है पता है, ये हमारी मुख्य सड़क हो गई, मेन सड़क, ये मुख्य है, ये मुख्य सड़क है, और ये भी हमारी मुख्य सड़क है, ये भी हमारी क्या है, मुख्य सड़क है। अब दोनों के समा 5-5 से मतलब 1-1 सेंटीमीटर पर, 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर माना गया, तो 1-1 सेंटीमीटर पर 5 सड़क बनाई गई हैं। तो अगर आप इस मुख्य सड़क को देखोगे तो 5 सेंटीमीटर से बना दिया, 1 सेंटीमीटर पर, फिर 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो 5 सड़क बन गई है। सड़क 1, सड़क 2, सड़क 3, सड़क 4, सड़क 5, है ना। तो हमने इस सड़क को, तो इस हिसाब से ये बन गई, और हमने ये वाले को मुख्य सड़क मान लिया, इस वाले को मुख्य सड़क। तो इस कंडीशन में इसके ऊपर ये बना दिया 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 सड़क ये हो गई। अब ये दोनों सड़क एक दूसरे को कट कर रही हैं, कहां पर देख सकते हो, यहां पर कट की, 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 यहां पर, 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 कहां 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 कहां, सब जगह तो कट किया। ये देखो, ये हर जगह कट कर रहा है, ये देखो, तो इन्हीं को बोलते हैं क्रॉस सीट। भाई ये चौराहा नहीं बन रहा, ऐसा नहीं ना, यहाँ से भी सड़क, इधर भी सड़क, इधर से भी जा रहा है, तो ये चारों चारों सड़क मिल गई एक जगह, है ना। तो ये सभी क्या है बाबू, सड़क हैं, ये सभी सड़क हैं, और सॉरी क्रॉस सीट हो गए, मतलब ये चौराहे हैं सभी। ओके, ये सभी चौराहे हैं। ओके, अब इसको देख करके आपको आंसर देना है, कितनी क्रॉस सीट 4,3 बनाएंगे। तो भैया 4,3 बनाएंगे कैसे, अब मान लीजिए ये वाले को आप x अक्ष मान लो, और ये मुख्य सड़क को y अक्ष मान लो, है ना। तो इसके हिसाब से अगर आप इसको x अक्ष मान रहे हो, मान लो, तो लिख देते हैं यहाँ पे x अक्ष, और इसको क्या मान रहे हो, इसको मान लो आप लोग y अक्ष, इसको तुमने क्या माना, y अक्ष। तो उस हिसाब से देखो ना, अगर आप 4,3 की बात करोगे, कितनी क्रॉस सीट होंगी जो 4,3 बनेगी, तो इधर से 4 तक बढ़ते जाओ, तो इस यहां से बढ़ेंगे तो 1 2 3 4, यहां पे 4 पहुंचोगे ना, ये 4 हो गया, और ऊपर कितना जाना है 3, तो 1 2 3, तो 1 2 सॉरी 1 2 3 4, और यहां पर देखोगे तो 1 2 3, इसको और इसको बढ़ाओगे तो यहां पर देखो ये 4,3 बन रही, और इसने लिखा भी है ये 4,3 है। अब मुझे बता दो तुम बाबू कि 4,3 नामक सड़क कितनी हो सकती हैं, क्या और कोई चौराहा होगा जिसका नाम 4,3 होगा, बोलो, क्या और कोई 4,3 बनेगा, इसके अलावा कोई ना बनेगा 4,3। आगे बढ़ोगे, मान लो 4 कामा, तो ये 4 हो जाएगा, इस तरह से 4,3 एक से ज्यादा नहीं बनेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। इसको क्या लिख देंगे आंसर इसका, केवल 1। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाला, कितनी क्रॉस सीट, 3,4, तो भैया 3,4 सिर्फ ये देखो एक ही बन रहा है, इसके अलावा दूसरा कभी नहीं बनेगा, ठीक है ना भाई। चौराहा होंगे, सब चौराहा के अलग अलग नाम होते हैं, तो वही से समझ लो। तो भैया ये भी सिर्फ एक ही चौराहा होगा ऐसा जिसका नाम ये होगा, इसके अलावा कोई और नहीं होगा, तो इसका भी आंसर केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है ना, सिंपल है ना। तो चीजें थोड़ा समझने वाली हैं, बस हो गया, और चीजें इजी हो जाएंगी। क्लियर है, मजा आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, कहां पर कहता है, ओ 2 बार वही क्वेश्चन टाइप हो गया क्या, हाँ वही चीज है, तो ये पेज को हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये 2 पेज आ गया अपने आप, इसको हटा देते हैं। ठीक है,
चलो आइए नेक्स्ट। अब यहां पर देखिए हम लोग प्रश्नावली 3.2 पर पहुंच चुके हैं। 3.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक का उत्तर दो। कहता है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या बोलते हैं? याद करो, अरे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर किसको नहीं पता? हर किसी को तो पता है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्या होता है। नहीं पता तो आज से फिर से पता चल जाएगा। ये मान लो एक रेखा हो गई और एक मान लीजिए ये रेखा हो गई, ठीक है ना, ये दो रेखाएं। अब आप देख सकते हो बाबू ये दो रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं। ये जब ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं तो ये आपकी एक्स अक्ष होती है और ये आपकी वाई अक्ष होती है, पता है ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जहां पर कट करती हैं उसको मूल बिंदु बोलते हैं, 0, 0। तो कहता है कि कार्तीय तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या नाम है? तो भैया ये क्षैतिज रेखा कौन सी है इसमें से बताओ। तो आप कहोगे सर यही तो है क्षैतिज रेखा, ये हमारी क्या है, क्षैतिज रेखा। ये हमारी क्या होती है, क्षैतिज रेखा। और ये क्या होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा। याद करो सब कुछ बता के आया हूं पीछे। ऊर्ध्वाधर रेखा होता है ना, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। अब चेक कर लो, उसने कहा है कि जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कट करती है उनका नाम क्या है? तो भैया क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष बोलते हैं। तो यहां पर इसके उत्तर क्या हो जाएगा इसका बाबू, इसका यहां पर लिखेंगे उत्तर, उत्तर डाल के लिख देंगे क्षैतिज को क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले क्षैतिज रेखा। ये कलर तो यहाँ पे है तो ये कलर करते हैं, इस कलर को ही नहीं लेते हैं हम, कौन सा कलर ले लेते हैं इस बार, चलो यही कलर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्षैतिज, जा क्यों बना देता हूं बार बार, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को तथा तथा ऊर्ध्वाधर रेखा, तथा ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष को कहा जाता है, वाई अक्ष को कहा जाता है या कहते हैं, लिख देते हैं कहते हैं, हो गया अकॉर्डिंग टू फिगर। ठीक है, क्लियर है। चलो अगला बढ़ते हैं। यहां पर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए ताकि पता चले, है ना, कि हम किसकी बात कर रहे हैं ये। ठीक है, अगला कहता है कि इन दोनों रेखाओं के बने प्रत्येक भाग का नाम बताओ। तो भैया इनके प्रत्येक भाग का नाम क्या होता है? तो भैया इनके द्वारा जो प्रत्येक भाग बनता है क्या बनता है, एक भागीय, एक भागीय, एक भागीय, एक भागीय। तो इनको बोलते क्या है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और इसको हम बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। तो बताओ इनके नाम को हम क्या बोलेंगे? अगर हम इसके नाम की बात करेंगे तो क्या बोल सकते हैं, जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ। क्या हम इसको प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश नहीं कह सकते क्या? जल्दी से बताओ सभी लोग, क्या होंगे इनके नाम, जल्दी से बता दो भैया, इनके नाम हम क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो, क्या बोलेंगे इनके नाम को, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। तो आप देख सकते हो इनके हम सभी प्रत्येक भाग को क्या नाम होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चतुर्थांश। यहां पर लिख देंगे उत्तर, तो इसका उत्तर हो जाएगा चतुर्थांश। क्या हो जाएगा, चतुर्थांश। हम इसके प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं, तो आंसर इज चतुर्थांश। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता उस बिंदु का नाम बताओ जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। भैया यहाँ पर प्रतिच्छेदित करती है इसको क्या बोलते हैं, 0,0 तो निर्देशांक हो गया, इसको बोलते क्या है, तो इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। तो इसका भी उत्तर यहाँ पर आप लोग लिख लेना, इसका उत्तर यहाँ पर लिख देते हैं उत्तर, उत्तर क्या हो जाएगा, मूल बिंदु। इसका उत्तर हम लोग ले लेंगे मूल बिंदु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। सिर्फ यही पूछा और कुछ नहीं पूछा तो हम सिर्फ मूल बिंदु लिखेंगे। अगर वो हमसे निर्देशांक भी पूछता तो हम निर्देशांक भी लिख देते, तथा इसके निर्देशांक 0,0 है। ठीक है, क्लियर है ना, बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं चीजों को, घबराना तो बिल्कुल नहीं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने देख सकते हो आकृति को देख कर निम्नलिखित के मान बताइए। आपको इस फिगर को देखना, इस हिसाब से चीजों के नाम बताना है, किसका क्या निर्देशांक होगा। चलो अब आपको ध्यान से देखना है। आपको अगर नंबर नहीं दिख रहे हैं तो मैं यहाँ पर नंबर्स को और अच्छे से लिख देता हूँ। ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3, ये 2, ये 1, ये भी 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6। ओके, यहाँ पर ये H दिया हुआ है,
ये ई दिया हुआ है, और ये 5 है, ये माइनस का 6 है, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 3 है, -2 है, -1 है, ये ओ है। और इधर बढ़ते हैं तो ये हमारा जी दिया हुआ है, यहाँ पर सी दिया हुआ है, यहाँ पर डी दिया हुआ है, और यहाँ पर बी दिया हुआ है। ठीक है ना? ओके, क्लियर है? ए कहाँ है? यहाँ पर एम दिया हुआ है, ये एम है। ओके, एम हो गया, और कुछ बच रहा है? बस हो गया, इतने पॉइंट्स दिए हुए हमारे पास। आइए यहाँ पर भी एक पॉइंट कुछ दिया हुआ है, एल है लगता है, ये एल, एल ले देते हैं। ठीक है ना? ओके, अब दिख रहा है फिगर? चलो, अब हमारे पास फिगर हमारे पास है भी, बुक भी लिए हैं, इस बुक के हिसाब से हम देख लेंगे अगर कुछ गड़बड़ होगा तो। चलो, अब हमारे पास पहला पॉइंट कहता है कि बी के निर्देशांक बता दो। तो आप लोग बताओ बी के निर्देशांक आपको दिख रहे हैं इसमें? तो आप ढूंढो बी कहाँ है, वेयर इज बी? तो दिस इज योर बी। तो इस बी को आप देखोगे तो इसके निर्देशांक क्या बनने वाले हैं? तो बी के निर्देशांक मैं आप लोग को दिखाऊंगा अकॉर्डिंग टू दिस, आराम से आपको दिखेगा। ये आप यहाँ से यहाँ तक गए, फिर उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक आ गए। तो आप बताइए ना बी के निर्देशांक क्या होंगे? तो बी के निर्देशांक आपको साफ साफ दिख रहे हैं, क्या हो जाएंगे? जल्दी से बता दो बी के निर्देशांक क्या होंगे। तो आप देख सकते हो इधर हम माइनस में आ रहे हैं ना, इधर वाले नंबर तो हमारे माइनस में होंगे, ये माइनस में है सारे नंबर। हाँ, ये माइनस में है सारे नंबर। तो -5 और y में जाओगे तो 3, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? -5, 3। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, बी के निर्देशांक है तो ब्रैकेट में लिखेंगे -5, 2। ठीक है, क्लियर है ना? चलो, सी के निर्देशांक ढूंढो, सी कहाँ है, वेयर इज सी? तो अगर हम सी की बात करते हैं तो सी यहाँ पर आया, ऐसे आया है, अब यहाँ से यहाँ तक आया है। तो जल्दी बताओ सी के निर्देशांक। तो आप देख सकते हो पहले x अच्छे लिखते हैं ना, तो x में 5 गया और y में -5 आया, तो सी के निर्देशांक -5, 5। सिंपल है ना? पहले हम x अच्छे लिखते हैं, फिर y अच्छे लिखते हैं, इतना भी याद रखना, ये नहीं कि पहले y, पहले x अच्छे लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक का, फिर y यहाँ से यहाँ तक का। अब आते हैं जिसके निर्देशांक -3, -5 है, उसका बिंदु बताओ क्या है? वो कौन सा बिंदु है जिसके निर्देशांक ये होने वाले हैं? -3, 5, तो x में -3, y में -5, दोनों हमारे ऋणात्मक हैं। तो इसका मतलब जब दोनों हमारे ऋणात्मक होते तो किस चतुर्थांश में जाता है? तो सर तीसरे में जाता है ना? तीसरे में। तो तीसरे में ढूंढ लो कहाँ है -3, -5। तो ये हो गया -3, ये हो गया -5। इसका मतलब इसके द्वारा हमारा निर्देशांक ये बन रहा है, ये बन गया हमारा -3, -5। तो देख सकते हो -3, -5 किस बिंदु का निर्देशांक? ई के। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर ई के निर्देशांक, ई के निर्देशांक, ई के निर्देशांक। सिंपल है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 2, -4 किस पॉइंट के निर्देशांक है? तो ये फिगर को मैं पिछले वाले फिगर से ही देख के लिख रहा हूँ। हाँ, 2, -4 कहां पर है? तो 2, -4 आपको पता है पहला वाला प्लस में है, बाद वाला माइनस में है। तो ये कौन से होता है? पहले प्लस बाद में माइनस। तो भैया आपको पता है पहले प्लस फिर बाद में माइनस, तो चतुर्थ में जाएगा। तो 2 -4 कहां पर दिख रहा है? तो आप देखोगे तो ये x में 2 हो गया, और फिर ये y में 4 आया ना। तो ये देख सकते हो किसके निर्देशांक है भैया? जी के। ये क्या लिखा हुआ है? जी। तो जी के निर्देशांक है, तो यहां पर लिख देंगे जी के निर्देशांक बराबर जी के निर्देशांक। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं डी का भुज क्या है। अब आपको पता है ना कि जब हम ऐसे कोई पॉइंट लिखते हैं x, y, तो जो पहले होता है उसको हम लोग भुज बोलते हैं ना, बताया था ना, और बाद वाले को हम लोग कोटि बोलते हैं। तो जितना पूछा है उतना ही बताएंगे, सिर्फ भुज पूछा है तो हम निर्देशांक पता कर लें, पहले वाला जो होगा वो भुज हो जाएगा। तो आइए पता करते हैं डी का भुज। तो पहले डी के निर्देशांक देखते हैं कहाँ है। तो आप देख सकते हो डी आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक गया है। डी जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया है, देन यहाँ से देन वो यहां से यहां तक आया है। तो आप देख सकते हो डी के निर्देशांक क्या है, जल्दी बताओ। अगर आप देखोगे तो पहले डी, तो पहले x लिखते हैं, पहले 6 गया है, फिर ऊपर जाएंगे तो 2 गया है, तो पहले 6 फिर 2, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 6, 2। तो अगर इसके निर्देशांक की बात करें तो 6, 2 होंगे। तो मैं यहीं पर लिखता हूं इसके निर्देशांक को। इसके निर्देशांक क्या होंगे? 6, 2। ये हो जाएगा हमारा 6, 2। लेकिन भुज बताओ क्या होगा? तो भुज तो पहला वाला होता है, तो 6 हमारा भुज हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 6 लिख देंगे, हो गया। ठीक है ना? क्लियर है क्या? सभी को चीजें क्लियर हो रही है? चलो, h की कोटि, तो h पता करो फिर उसकी कोटि लिख दो। h है कहां पर? तो h अगर आप लोग देखना चाहोगे इसमें h कहीं दिख रहा है? ये है h। तो h हमारा यहां से यहां तक आया है, देन फिर यहां से यहां तक गया है। तो आप देखो h के निर्देशांक होंगे क्या? तो आपको देखोगे तो पहले h को x लिखते हैं, तो x इधर से यहां तक आएगा तो -5, फिर y लिखेंगे तो y यहां से यहां तक आया -3। तो आप देखो कोटि क्या है? -3 है।
तो इसका आंसर हो जाएगा -3। तो यहां पर लिख दिया जाएगा -3। h की कोटि बराबर -3। अब l के निर्देशांक बताओ। अब l है कहाँ? आप देख सकते हो बाबू, यहां पर l आपको दिख रहा है, ये आपका l है और l किस अक्ष पर है? x अक्ष पर है, सॉरी y अक्ष पर, y अक्ष की धनात्मक दिशा पर है। तो इस कंडीशन में जब कोई किसी अक्ष पर रहता है तो दूसरा वाला 0 होता है। अगर y अक्ष पर है तो x वाला तो 0 होगा, x वाला है ही नहीं तो x वाला 0 होगा। और y में कहां तक गया है? 5 तक गया, वो भी प्लस का, तो प्लस का 5, तो 0 का 5 हो जाएगा। तो भैया l के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? तो l के निर्देशांक 0, -5। L बराबर हो जाएगा 0, सॉरी -5 नहीं, 0, 5। ठीक है। अब M के निर्देशांक क्या होंगे, इसको आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओगे। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है ना। L का निर्देशांक क्या होगा वो आप लोग हमें कमेंट्स करके बता दीजिएगा। चलिए आगे। ओके ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 3.3 पर। अब हम पहुंचे हैं 3.3 पर। मजा आ गया ना। अब देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है। कहता है किस चतुर्थांश में या फिर कहता है किस अक्ष पर ये बिंदु आएंगे। मतलब बताना है कौन किस अक्ष पर है, तो आपको अक्ष भी बताना है और उसके बाद कहता है कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारित करके उत्तर के सत्यापित भी कीजिए। तो आइए देखते हैं ध्यान से। हमें पता है कि इसके लिए हमें एक फिगर बनाना पड़ेगा, तो हम पहले से ना बना लें। चलो हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। चलो ठीक है, और इधर से भी एक जाएगी, ये लो। ठीक है, अब आपको पता है इसको हम बोलते क्या है, एक अक्ष ये हो जाएगा, एक अक्ष ये और एक अक्ष। ठीक है, आपको पता है ये हमारा x अक्ष होता है, पता है कि नहीं पता? ये हमारा x अक्ष होता है और ये हमारा y अक्ष होता है। ठीक है, और हमें पता है कि इस लाइन पर जो पॉइंट्स आते हैं, पहले 0, 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है। ऊपर जाओगे तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। इधर भी -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, -5 आएगा। इधर जाओगे तो -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, -5 आएगा। क्या आएगा? -5। हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास पूछा उसके हिसाब से। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें सत्यापित तो हम बाद में करेंगे, पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन सा पॉइंट किस अक्ष पर आएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ से एक लाइन खींच करके अलग अलग कर देते हैं दोनों को, है ना, ताकि हमें पता रहे। चलो अब यहाँ पर इसको हल करते हैं। हल यहाँ पर डालेंगे और हल डालने के बाद पहले सारे पॉइंट्स को हम लोग लिख लेंगे। पॉइंट्स के अगर आप चाहो तो नाम भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम दे देते हैं सबके नाम। हम पहले वाले पॉइंट को ले लेते हैं A और पॉइंट का नाम दे देते हैं -2, 4। ठीक है ना। बी पॉइंट एक हमारे पास दिया है, उसको क्या दे देते हैं 3, -1, 3, -1। सी को हम ले लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं -1, 0, तो -1, 0। सी के बाद हमारा डी पॉइंट आएगा, तो डी हमारे पास है 1, 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, 2। डी के बाद एक पॉइंट और हमारे पास दिया हुआ है जो कि क्या है -3, -5, तो यहाँ पर लिख देते हैं -3 और -5। ये हमने सारे पॉइंट्स लिख लिए। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम थोड़ा सजा वजा देते हैं। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट। ठीक है, ओके ओके ओके। अब हम क्या करेंगे, सबके वैल्यूज को लिखना भी है ना, कि कौन किस अक्ष पर आएगा। चलो अब ध्यान से देखना, हम पहले वाले की बात करते हैं, तो पहला वाला कहां पर आने वाला, जल्दी बताओ। तो पहले वाले को आप बताओ, अगर पहले माइनस है बाद में प्लस है, पहले माइनस है बाद में प्लस है, तो कौन से चतुर्थांश में आएगा। तो मैं आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें हमारे दोनों प्लस में आते हैं, इसमें पहले माइनस फिर प्लस आता है ना, इसमें पहले माइनस फिर बाद वाला भी माइनस, इसमें पहले प्लस देन माइनस। अब देख लीजिए, पहले माइनस बाद में प्लस, तो पहले माइनस बाद में प्लस तो किस में जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, चलो अगला कहता है 3, -1। तो अगर हम 3, -1 की बात करते हैं, तो मुझे बताओ तृतीय चतुर्थांश मतलब पहले प्लस फिर बाद में माइनस, तो पहले प्लस फिर माइनस, तो चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहां पर लिख देंगे चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अगला है -1, 0। तो सी देखो, -1, 0,
पहली बात तो मैंने बताया था कि इस कंडीशन में अगर दो में से कोई एक जीरो हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो उस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि वो अक्ष पर रहता है। तो यक्स वाला है, वाई वाला, वाई वाला जीरो तो किस अक्ष पर रहेगा, ये तो यक्स अक्ष पर, तो यहां पर लिखेंगे यक्स अक्ष। और आगे हम बात करते हैं तो यक्स अक्ष की कौन सी दिशा है, ये ऋणात्मक दिशा, यक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा। तो पूरा आप लोग लिखिएगा ऐसे, ऋणात्मक दिशा। अगर धन होता तो धनात्मक दिशा लिख देते, ठीक है। ओके ओके। अगला है 1, 2, दोनों ही प्लस में है। याद करो जब दोनों प्लस में होते हैं तो किस चतुर्थांश में, तो भैया जब दोनों प्लस में होते हैं तो वो प्रथम चतुर्थांश में। तो इसका आंसर तो सिंपल है, हो जाएगा ये प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश। चलो अगला है -3 -5, भैया दोनों ही माइनस में है, और जब दोनों माइनस में होता है तो किस चतुर्थांश में, सर बहुत आसान है, आप मत बताइए, हम लिख लेंगे अपने से। तो कौन सा चतुर्थांश, तो तृतीय चतुर्थांश। तो इसका लिख देंगे तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, ठीक है, हो गया, क्लियर है ना। तो ये हमने उत्तर लिख दिया। अब कहता है इसको सत्यापित करो, तो सत्यापित करने का मतलब ये हो गया कि कार्तीय तल पर इनको निर्धारित करके देखो क्या सही में ये वाला पॉइंट द्वितीय में आ रहा है, ये वाला चतुर्थ में आ रहा है, ये या सच की ऋणात्मक दिशा में आ रहा है, ये चीज बताना है। तो आइए अब हम करते हैं सत्यापित। तो सत्यापित कैसे करेंगे वो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सत्यापित करने के लिए हमें चीजों को ध्यान से करना पड़ेगा, तभी चीजें आएंगी। तो आइए सत्यापित करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे अब सत्यापित, यहां पर लिखेंगे सत्यापित। आइए सत्यापित करते हैं। सत्यापित का मतलब ये हो गया उत्तर की जांच करना है। तो आइए इधर देखते हैं। तब हम क्या करेंगे, यहां पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे सभी पॉइंट्स को, तभी तो पता चलेगा ना। इसको हटा देते हैं। चलो पहला पॉइंट हमारे पास है -2, 4, तो एक्स में -2 वाई में -4, तो एक्स में -2 और वाई में -4। और जब भी हम कोई पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो याद रखना है हमेशा कि हम क्या करेंगे, हमें उस कंडीशन में याद रखना है कि जो पॉइंट्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, डैश डैश करके मिलाएंगे, ये नहीं कि छाप देंगे, डैश डैश करके मिलाया जाता है। तो -2, 4, तो एक्स में -2 और वाई में 4, तो यानी कि ये पॉइंट हमारा यहां से आएगा। ये लो, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को हमने ए बोला है तो ए लिख देता हूं, ठीक है ना। अब तो समझ गए ना, ए सिर्फ लिखूंगा। अगला पॉइंट हमारे पास है 3, -1, तो एक्स में -3 लेना है, वाई में, चलो एक्स में हमें 3 लेना है और वाई में 1, तो एक्स में 3 वाई में -1, तो जाहिर सी बात है एक्स में 3 और वाई में -1 तो किस में जाएगा, ध्यान से देखना, एक्स में 3 लेना है और वाई में -1, यानी ये लाइन ऐसे आएगी, ओफो, यहां से ऐसे जाइए और यहां से ऐसे आइए, और ये जहां पर मिल गए, दिस इज योर पॉइंट ऑफ बी। और देख सकते हो कि हमारा ये किस पॉइंट में आ रहा है, 3 - 1 दोनों चतुर्थ में आ रहा है, और यहां पर भी देखो चतुर्थ लिखा है। सिंपल है क्या हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन -1, 0। अगर हम -1, 0 की बात करते हैं तो कहता है ना एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा पे जाएगा। एक्स अक्ष ढूंढो और ऋणात्मक दिशा देखते हैं जरा। एक्स में -1 लेना है, एक्स में हमने ये -1 ले लिया, एक्स में हमने ये -1 ले लिया, एक्स में -1, और फिर वाई में, सॉरी एक्स में -1 लेना है ना, तो इसका मतलब एक्स में -1 ये ले लिए, और वाई में 0, इसका मतलब यही रह जाएगा। तो एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर नहीं दिख रहा ये पॉइंट, देखो ना, थोड़ा चश्मा लगा लो तो ये पॉइंट आपका सी हो जाएगा। सिंपल है। अगला देखिए 1, 2, 1, 2 का मतलब क्या हो गया, एक्स में भी 1 और वाई में 2, एक्स में 1 और वाई में 2, तो एक्स में 1 और वाई में 2, तो ये पॉइंट हमारा ऐसे कुछ जाएगा ये। तो आप देख सकते हो ये वाला जो पॉइंट आपका हो गया, दिस इज योर पॉइंट ऑफ डी, इस पॉइंट को डी बोलेंगे, हाँ डी। और देख सकते हो प्रथम चतुर्थांश में आ भी रहा है, ये देख सकते प्रथम चतुर्थांश में। अगला है -3, -5, तो एक्स में -3 और वाई में -5, तो एक्स में -3 और वाई में -5, चलो ये लो। तो आप देख सकते हो इस पॉइंट को, ये कहां पे आ रहा है, सी डी ई, ई आप देखोगे तो ये चतुर्थांश में आ रहा है। सिंपल है ना। बस ऐसे ही शानदार तरीके से आपको रिप्रेजेंट करके देखना भी था कि हमने जो रिप्रेजेंट किया वो सही है या फिर गलत। सिंपल है ना, आराम से प्लॉट कर लोगे पॉइंट्स को। ये हो गया लिखना, और ये पॉइंट को प्रदर्शित करना हो गया, कार्तीय तल पर निर्धारित करना हो गया, सब कुछ आने लगा ना। बोला था कि सब कुछ सीख जाओगे, बस आप बने रहना अच्छे से। चलो अच्छा, आपको गाना सुनाता हूँ, बहुत देर हो गई, सुनोगे? ओके, कौन सा सुना दें?
रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। खेलते रहो और आप क्वेश्चंस के साथ मजे करते रहो। आइए एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आता है जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। कहता है निम्नलिखित अक्षों पर दूरी को उपयुक्त करके एक अंक लेकर के निम्नलिखित के बिंदुओं को आलेखित करो, मतलब प्रदर्शित करना है। सेम प्रोसेस आपको पता है। इस कंडीशन में जो पहले दिया है -2,8 ये पहला पॉइंट को निर्धारित करेगा। बाद वाला जो दिया है -1,7 पहले x लिखते हैं ना, फिर y लिखते हैं। और यहां पर देखोगे तो पहले x 0, ये -1.25, यहां पर देखोगे तो पहले 1 देन 3, यहां पर देखोगे तो पहले 3 फिर -1। वही प्लॉट करना जैसे पुराना किए थे। तो आइए इसमें प्लॉट करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, पॉइंट लेना पड़ेगा। मान लो ये वाला पॉइंट हमारा 0 हो जाएगा। इस पॉइंट को हम लोग क्या लेंगे, 0, ये 1 हो गया। वैसे छोटे छोटे नंबर हैं तो 1 ले लो, यहाँ पर 1 ले लो, 1, ये 2, ये 3 ले लो, ये 4 ले लो। इधर ये -1 ले लो, -2 ले लो, -3 ले लो, -4 ले लो। ऊपर जाते हो तो ये 1 ले लो, यहाँ पर 2 ले लो, यहाँ पर जाओ 3 ले लो, है ना, यहाँ पर 3 ले लो, और ऊपर जाना हो तो ले लो 4। नीचे आओगे तो -1 ले लो, -2 ले लो, और यहाँ पर -3 ले लो। आइए पहला पॉइंट्स को निर्धारित करते हैं। पहले पॉइंट की बात कर रहा है कि x में -2, y में 8। ओ माय गॉड, y में 8 जा रहा है। तो 8 जाने का मतलब समझ रहे हो, इस लाइन को हमें और लंबा लेके जाना पड़ेगा। इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा और लंबा लेके चलेंगे। इसको हटाना पड़ेगा, इसका मतलब है बाबा। इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हटाएंगे और यहां से इस लाइन को हम और आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए बढ़ा देते हैं ऐसे कुछ, लेकिन हमें इसको नहीं बढ़ाना है, हमें लेना है पॉइंट को ऐसे फॉर्म में। ये बढ़ा दिए, ठीक है ना। अब लिख दीजिए सारे पॉइंट्स को। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा पास पास लिख देते हैं। ये पॉइंट्स को हम थोड़ा सा पास पास लिख देते हैं। हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? क्या दिक्कत है भाई, पॉइंट ही तो रिप्रेजेंट करना है बाबा। चलो अब देखो, पहला पॉइंट हमें जो उठाना है वो उठेगा बाबू कहाँ से, आप लोग ध्यान से देख लो। पहला पॉइंट हमें उठाना है x में -2, y में 8। तो x में -2, ये y माइनस y में 8, यानी ये पॉइंट हमारा यहाँ तक आएगा। ये पॉइंट हमारा ये -2 से यहाँ तक जाएगा, और इसके बाद यहाँ से ये इधर को मुड़ जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट आया है बाबू, दिस इज योर पॉइंट -2, 8। सिंपल है। आइए नेक्स्ट देखिए, -1, 7। तो -1, 7 यानी x में -1 लेना है, x में -1 लेना है, और y में 7। ओफो, यानी ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, यहाँ तक जाएगा और यहाँ पे मुड़ जाएगा। तो आप देख सकते, ओफो, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये वाला जो पॉइंट होगा, दिस इज योर -1, 7। सिंपल है। आइए अगला पॉइंट, 0 और y में हमें इतना नहीं, तो x में 0 यानी x में कुछ होगा ही नहीं। y में जाएंगे तो -1.25 आएगा। तो y में -2.1 तो समथिंग इन दोनों के बीच में आएगा, यानी ये वाला पॉइंट हमारा कहीं यहाँ पे रह जाएगा। ये पॉइंट हमारा बाबू यहाँ पे रह जाएगा, इस पॉइंट पर, यहाँ पर, क्योंकि जाहिर सी बात है -1 है, सॉरी 1 पॉइंट है, तो 1 पॉइंट का मतलब 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट 1 से थोड़ा सा आगे आएगा, बस हो गया। तो दिस इज योर 0, -1.25 हो गया। और देख सकते हो ये x अक्ष पर नहीं बल्कि y अक्ष पर होगा, वो भी ऋणात्मक दिशा पर आ भी रहा है ना। अगला बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखो 1, 3, तो x में 1 और y में 3, तो x में 1 और y में 3, तो यानी ये पॉइंट हमारा कहाँ तक जाएगा, एक और यहाँ पर 3 जाएगा, यानी हमारा ये पॉइंट हो गया। ये देख सकते हो, तो ये हमारा जो पॉइंट आया बाबू, दिस इज योर पॉइंट 1, 3। सिंपल है। एक बच रहा है 3, -1, तो x में जाना है 3 और y में -1। x में 3 जाएगा और y में -1, यानी ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पर टच करेगा। ये आपका पॉइंट हो जाएगा x, 3, मतलब पहले तो 3 आएगा और फिर -1 आएगा, और देख सकते हो वही चीज रिप्रेजेंट करना था, कर दिए। सिंपल है ना, एक एक पॉइंट्स को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ पर हमने हर एक चीज को बेहतरीन तरीके से हमने क्या कर दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया। बस आपका मेहनत
ऐसे ही मेहनत करते रहो शानदार जानदार तरीके से। तो ये थी आज की क्लास और मैं आपका अपना साथी यूपी बोर्ड हाई स्कूल मैथ्स भाई नितेश निराला सर, और आप लोग शानदार तरीके से पढ़ रहे थे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके बता दीजिएगा। बाकी हम मिलेंगे फिर आपसे नए चैप्टर के साथ, नए अंदाज में, नई एनर्जी के साथ। नया चैप्टर आप देख सकते हो, 2 चरवाहे रैखिक समीकरण को पढ़ेंगे, ठीक ना। और बस शानदार तरीके से पढ़ते रहो। मिलेंगे आपसे नए चैप्टर में। जितने लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नए चैप्टर में, नए अंदाज में, नई एनर्जी के साथ, नए कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद, बाय बाय।